स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 का बायोलॉजी विषय। कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय का चैप्टर 3 हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर 3 है क्या हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक पार्ट आपका पढ़ चुका है, ये है आपका दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मनुष्य में जनन। तो मनुष्य क्या है? एक लिंगी प्राणी है, अर्थात एक ऑर्गेनिज्म में एक ही लिंग पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक द्विरूपता इसमें पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता आपको बता दिया था। मनुष्य में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है और एक दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये अभी दो भागों में डिवाइडेड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं? जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि सहयोग करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है आपका? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपका टेस्टिस। टेस्टिस के विषय में हम लोग देख रहे थे। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस दोनों पैरों के बीच में उदर गुहा से नीचे लटका हुआ एक जोड़ी की संख्या में लटका हुआ रहता है। स्क्रोटल सैक के अंदर बंद रहता है। स्क्रोटम सेप्टम के द्वारा दोनों अलग अलग टेस्टिस दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये टेस्टिस के विषय में हमने पढ़ा था। फिर टेस्टिस का कुछ हमने स्ट्रक्चर भी देखा था, साइड व्यू देखा था, हमने फ्रंट व्यू देखा था टेस्टिस का। आज हम लोग टेस्टिस के विषय में ज्यादा कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, कि इंग्वेरल हर्निया क्या है, इंग्वेरल हर्निया के विषय में पढ़ा था। कुछ हम लोगों ने मेडिकल टर्म भी पढ़ा था। मेडिकल टर्म भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कल, कि अगर टेस्टिस को निकाल दिया जाए, टेस्टिस को अगर ऑपरेट करके निकाल दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्रस्टेशन ऑफ टेस्टिस क्या कहते हैं? और उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि टेस्टिस उधर गुहा में ही रह जाता है और बाहर स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाता। वो कंडीशन क्या कहलाती है? एक टेस्टिस अगर है स्क्रोटम में तो उसे क्या कहते हैं? दो टेस्टिस है तो किसे क्या कहते हैं? अगर आपका दो से अधिक टेस्टिस है तो उसे क्या कहते हैं? दोनों टेस्टिस सटा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। दोनों फिगर हमने देखा था। आज ये आपका क्या है? आपका साइड कट आपका दिखा रहे हैं हम। साइड से कट करके ये फिगर आपका दिखा रहे हैं। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये फिगर। ठीक है, तो फिगर में देखिएगा है क्या आपका? ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है मूत्राशय। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा मूत्राशय के विषय में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है और यहाँ से निकलता क्या? ये यूरेटर है, इसका यूरेटर है। यूरेटर यानी कि क्या होता है? ये मूत्रवाहिनी होता है, यूरेटर है ये आपका मूत्रवाहिनी। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेमिनल वैस्किल है। यूरेटर से ही निकला होता है क्या? सेमिनल वैस्किल निकला होता है। सेमिनल वैस्किल के नीचे सेमिनल वैस्किल कहीं कहीं फूला हुआ रहता है जिसे एम्पुला कहते हैं, और यही आगे चल करके फिर मूत्रवाहिनी में खुलता है जिसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यह जाकर के क्या होता है? ये जो मूत्रवाहिनी है यूरेटर आगे जाकर के यूरेट्रोजेनाइटल डक्ट बना लेता है। यूरेट्रोजेनाइटल डक्ट का मतलब क्या होता है? कि मूत्र जनन तंत्र, क्योंकि मूत्र भी इसी के रास्ते आएगा, वीर्य भी इसी के रास्ते आएगा, इसलिए इसे यूरेट्रोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। ठीक, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बाहर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस जिसे कहते हैं। ये पेनिस है आपका, इतना वाला भाग पेनिस है। ठीक, और ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर पाया जाता है कॉन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अंदर इसके रेटी टेस्टिस है। क्या है? सारी चीजें अभी बताएंगे हम। ठीक है, ये एपिडाइडाइमिस का कैनाल है, ये बल्बो यूरेथ्राइनल ग्लैंड है, कैप्सूल है प्रोस्टेट का, यहाँ पर वास डिफरेंस है। ठीक है, देखते हैं अब एक किनारे से हम लोग देखते हैं। टेस्टिस के विषय में ऑल एवरीथिंग हम लोगों ने पढ़ चुका है, सब कुछ टेस्टिस के विषय में पढ़ चुका है। कि टेस्टिस जो है आपका क्या है? ये टेस्टिस दो की संख्या में ऐसे लटका रहता है। एक टेस्टिस इधर होता है, एक टेस्टिस इधर होता है। एपिडिडाइमिस इसके ऊपर होता है, एपिडिडाइमिस इसके ऊपर होता है। ये वाला पार्ट जो होता है वास डिफरेंस में क्या होता है? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स भी होते हैं।
ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। नीचे क्या पाया जाता है, आपका डॉर्सस मसल होता है और ऊपर क्या होता है, क्रीमास्टर मसल्स होता है। डॉर्सर और क्रीमास्टर मसल दोनों क्या होते हैं, टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसीलिए क्या होता है, डॉर्सर और ये क्या क्रीमास्टर मसल टेम्परेचर के प्रति जब संवेदनशील होते हैं तो ठंडी में क्या होता है, टेस्टिस ठंडी में क्या होता है, स्क्रोटल सैक सिकुड़ करके ऊपर चला जाता है और गर्मी के मौसम में लटक करके नीचे चला जाता है, क्रीमास्टर मसल और डॉर्टस मसल के कारण। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस से निकला हुआ इपिडिडाइमिस है, ठीक। तो ये इसके विषय में फिर दूसरी चीज, टेस्टिस में जो पाए जाते हैं दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। टेस्टिस में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, दोनों सेल्स के विषय में अभी डिटेल में चर्चा की जाएगी, दोनों सेल्स के विषय में। सबसे पहले यह देख लीजिए कि टेस्टिस से ये जो इसके एसेसरी पार्ट है, ये एसेसरी पार्ट क्या क्या है, क्या काम करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या आता है, टेस्टिस को अगर पढ़ लेंगे, टेस्टिस में ज्यादातर जान चुके हैं और जो बाकी है आगे अभी हम लोग देख रहे हैं। टेस्टिस के अलावा इस टेस्टिस के जो सहायक अंग है, टेस्टिस के जो सहायक अंग है, इस टेस्टिस के फिगर बना लीजिएगा फिर समझ में आएगा। तो इसके बाद जो आता है मेन पार्ट इपिडिडाइमिस है, क्या है, इपिडिडाइमिस है। ये वाला देखिए, ये इपिडिडाइमिस है, ये आपका इपिडिडाइमिस है, ठीक। ये से क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। इपिडिडाइमिस का काम क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, ये इपिडिडाइमिस है, ठीक है, ये आपका इपिडिडाइमिस है। इस इपिडिडाइमिस का काम क्या होता है, ये इपिडिडाइमिस शुक्राणुओं के संग्रह करने का काम करता है, शुक्राणुओं के संग्रह करने का काम करता है इपिडिडाइमिस। शुक्राणुओं के संग्रह करने का काम इपिडिडाइमिस करता है और यह शुक्राणुओं को 1 माह तक संग्रह कर सकता है। कितने माह तक, 1 माह तक संग्रह कर सकता है। क्या काम है इपिडिडाइमिस का, नोट करते जाइएगा एक एक कि शुक्राणुओं को संग्रह करने का काम इपिडिडाइमिस करता है। ए अब इपिडिडाइमिस से क्या निकला हुआ है, वास डिफरेंस निकला हुआ है, ठीक है, वास डिफरेंस निकला हुआ है। ये वास डिफरेंस देखिए, ये वास डिफरेंस ये है ना, वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस है आपका, देखिए यहां से निकला हुआ है, ये देखिए यहां से निकला हुआ है वास डिफरेंस, ये ऐसे जाएगा फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर ये उदर गुहा में प्रवेश कर गया, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर है तो ये पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया, यहाँ पर उदर गुहा में। जो आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था कि क्या ये इंग्विनल हर्निया, इंग्विनल हर्निया बताया गया था। तो इंग्विनल हर्निया क्या है कि जो वहां से हमारा जो एब्डोमेन है और टेस्टिस जहां से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, ये एब्डोमेन है, टेस्टिस है, इस पार्ट को जहां से जुड़े हुए हैं ये इंग्विनल पार्ट है, ठीक है। इस इंग्विनल पार्ट से होते हुए यही वास डिफरेंस इंग्विनल पार्ट से होते हुए घुस जाता है उदर गुहा में, ठीक है। ये वास डिफरेंस घुस जाता है उदर गुहा में, कल भी दिखाया था हमने आपको। ये उदर गुहा में घुसता है और घुस करके क्या करता है, घुस करके ये पहुंच जाता है फिर यूरेटर, देखिए मूत्रवाहिनी जो है, ये यूरेटर उदर गुहा में घुस करके अब मूत्रवाहिनी से फिर फंदा बना लेता है, ऐसे देखिए फंदा बना लिया ना, ऐसे यहाँ है और इधर से घुसा उदर गुहा में, इंग्विनल कैनाल से होते उदर गुहा में घुसा, फिर यहाँ से फंदा बना लिया और फंदा बना करके लटक जाता है और फंदा बना करके लटक करके फिर क्या होता है, फिर खुल जाता है किसमें, यूरेटर में। ये देखिए ये जो यूरेटर है इसका ना, यूरेटर में खुल गया, ये आपका यूरेटर है, ये देखिए ये वाला भाग। तो यहां से गया, फंदा बनाया, फंदा बना करके कहा खुला है, इसमें आकर खुला है। खुलने से पहले इसका कुछ भाग फूल जाता है, फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। और यह जब यूरेटर में खुलता है तो खुलने से पहले 2 पार्टों में विभाजित हो जाता है। यह दोनों पार्टों को क्या, इसको दोनों को क्या कहते हैं, सेमिनल वेस्किल। एक जोड़ी सेमिनल वेस्किल पाई जाती है और सेमिनल वेस्किल कहाँ पाई जाती है, मूत्राशय के पीछे, इसके पीछे यूरिनरी ब्लैडर के पीछे सेमिनल वेस्किल पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है सेमिनल वेस्किल का, सेमिनल वेस्किल एक्चुअल में इसे कहते हैं शुक्राशय, लेकिन यह नाम से तो स्पष्ट शुक्राशय है, लेकिन यह शुक्राणुओं को संग्रह करने का काम नहीं करता। शुक्राणुओं को संग्रह करने का काम कौन करता है, इपिडिडाइमिस करता है और वास डिफरेंस करता है, इपिडिडाइमिस करता है और वास डिफरेंस करता है, ठीक है। तो देख लिया आपने कि यहाँ पर हुआ क्या
कि शुक्राणुओं को संग्रह करने का काम वास डिफरेंस करता है और इपिडिडाइमिस करता है। नाम है इसका शुक्राशय लेकिन सेमिनल वेसिकल का, लेकिन शुक्राणु को संग्रह नहीं करता, बल्कि जो शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु जिसमें होते हैं यानी कि सीमेन में, वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं, उस वीर्य का 60% भाग, उस वीर्य का 60% भाग बनाने में यह भाग लेता है सेमिनल वेसिकल। यह सेमिनल वेसिकल क्या करता है, उस वीर्य का 60% भाग बनाने में भाग लेता है। ठीक है, तो यह क्या, फिर यहाँ से 60% भाग यानी कि तरल का स्राव करेगा, उस तरल से उस जो वीर्य है, वीर्य का 60% भाग बनता है। ठीक है, तो यह सेमिनल वेसिकल, और फिर यह सेमिनल वेसिकल एक इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। देखिए इजैकुलेटरी डक्ट, ये सेमिनल वेसिकल फिर इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा और इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा फिर यूरेटर में खुल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ये टेस्टिस है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये टेस्टिस है। टेस्टिस में यहाँ बना क्या, सीमेन, और यह सीमेन कैसे गया, यह सीमेन पहुंच रहा है ऐसे, यह सीमेन पहुंच रहा है वास डिफरेंस के द्वारा, पहले इपिडिडाइमिस में 1 महीना, फिर वास डिफरेंस के द्वारा, देखिए वास डिफरेंस के द्वारा एक टेस्टिस से फंदा बनाते हुए यूरेटर से पहुंच गया सेमिनल वेसिकल में। अब सेमिनल वेसिकल में जाएगा तो 60% हिस्सा यह इसका बना देगा। ठीक है, अब यहाँ से यह पहुंच जाएगा, सीधे खुल जाएगा किसमें, आपका यूरेटर में, यानी कि मूत्रवाहिनी में जाकर के खुल जाएगा। ठीक है, मूत्र मार्ग जिसे कहते हैं, ये मूत्र मार्ग यह है, यूरेटर में खुल जाएगा। अब यहाँ से अब देखिए, यहाँ से सीमेन आ रहा है और यहाँ से देखिए मूत्र आ रहा है, ये मूत्र भी इस रास्ते आ रहा है, सीमेन भी। तो जब मूत्र और सीमेन दोनों कहाँ आएंगे, दोनों एक ही नली के द्वारा बाहर खुल रहे हैं, दोनों को अलग अलग नली नहीं है, यहाँ से कोई 2 नलियां नहीं बट रही है खुलने के लिए। सीमेन यहाँ से आया, सीमेन इस रास्ते, मूत्र इस रास्ते, दोनों ऐसे आ रहे हैं, इसलिए इस जो डक्ट है, पेनिस का ये जो डक्ट है, इस पेनिस के डक्ट को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन में क्या बोलते हैं कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मूत्रोजनन नली या मूत्रोजनन तंत्र, यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा इसको, क्या कहते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो लिख लीजिएगा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, तो ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसीलिए कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है। ठीक, तो ये आपका यूरेथ्रा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका यूरेथ्रा है, ये यहाँ से लेकर के यूरेथ्रा है। अब ये जो यूरेथ्रा होता है, ये क्या होता है, एक लंबी नलिका है। यूरेथ्रा क्या है, एक लंबी नलिका है। ठीक, ये यूरेथ्रा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है, यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाली एक लंबी नलिका है जो पेनिस के द्वारा बाहर खुलती है और यह जुड़ी रहती है इजैकुलेटरी डक्ट से जुड़ी रहती है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट से जुड़ी रहती है। इसके 3 भाग होते हैं, इसके क्या है, 3 भाग होते हैं। यूरेथ्रा के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग है, ठीक है, पहला है यहाँ पर ये वाला भाग, ठीक है, पोस्ट फैब्रिक यूरेथ्रा। फिर बीच में मिडिल में क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और नीचे क्या है फिर ये स्पंजी यूरेथ्रा। दिखा दे रहे हैं, लेबल करके दिखा दे रहे हैं। यहां से यहां तक देखिएगा आप लोग, ये यहां से यहां तक ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जहां तक प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जा रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के विषय में कल भी हमने बता दिया था क्या है, तो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, कैप्सूल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जहां तक प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जा रहा है तो इसे कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यहां से यहां तक के भाग को क्या कहा गया, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ठीक है, अब प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के बाद, जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के बाद आपका जो भाग आता है यहां से लेकर के यहां तक वाला, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, तो इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, 3 भाग है। तो ये जहां प्रोस्टेट ग्लैंड पाया गया ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, जहां तक मेम्ब्रेन पाया गया मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इस मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में पाया जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या पाया जाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दोनों तरफ पाया जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है
ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक चिकने स्नेहक का स्राव करता है, ठीक है, एक चिकने स्नेहक पदार्थ का स्राव करता है। चिकना होता है, चिकना, स्नेहक, चिपचिपा होता है, श्यान होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। तो पारदर्शी, चिकना, स्नेहक पदार्थ का स्राव करता है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कब करता है? उत्तेजना के समय। जब पुरुषों में उत्तेजना उत्पन्न होती है तो उस उत्तेजना के समय एक चिकने द्रव का स्राव करता है, और उस चिकने द्रव के द्वारा होता क्या है कि मूत्र मार्ग जो होता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट जो होती है, उसमें नमी आ जाती है, नम हो जाता है। अगर वह उत्तेजना यानी कि कॉपुलेशन, संभोग की क्रिया हो रही है, तो अगर संभोग की क्रिया के समय उत्तेजना आती है, तब बल्बो यूरेथ्रल जेनाइटल डक्ट से जो निकलती है स्नेहक चिकना, वह संभोग की क्रिया में भी सुगमता ले आता है, ठीक है। क्योंकि योनि मार्ग जो होता है वह चिकना हो जाता है, योनि मार्ग के चिकना होने से उस संभोग की क्रिया में सुगमता आती है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्पंजी या पेनाइल यूरेथ्रा। यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक स्पंजी या पेनाइल यूरेथ्रा है, ठीक है। तो ये स्पंजी होता है, स्पंज के समान होता है, ठीक है। पेनाइल क्यों कहा जा रहा है कि पेनिस वाला भाग जो है, ये पेनिस वाला भाग ये है, तो इसीलिए इसको पेनाइल कहा जा रहा है। तो स्पंजी होता है। स्पंजी क्यों होता है कि पेनिस में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, कॉर्ड पाए जाते हैं, डोरियां पाई जाती हैं नसों की, कुछ इस तरह से डोरियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसके पेनिस के विषय में आगे जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। तो ये स्पंजी वाला भाग है, और यहाँ पर मेम्ब्रेनस भाग है, ये प्रोस्टैटिक भाग है। ये आपका यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, इसके बाद इसमें क्या है, कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, रेटी टेस्टिस, इन दोनों जिन लोगों के विषय में पढ़ा जा रहा है, ठीक। तो आपने इस फिगर में क्या देखा कि यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है आपका कहाँ पे है, उदर गुहा में है। फिर नीचे कहाँ, टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या बना, स्पर्म बना, टेस्टिस में स्पर्म बना, किसके द्वारा बना है आपका, ये जो कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमिनिफेरस, कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और रेटी का मतलब होता है सीधा। देखिए सीधी बात समझ लीजिए यहीं पर, रेटी का मतलब होता है सीधा, रेटस, ठीक है। रेटी का मतलब होता है सीधा, और कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो रेटी टेस्टिस कहने का मतलब कि ये सीधा, देख रहे हैं ना, एकदम सीधा सीधा। ये जो रेटी टेस्टिस, इस टेस्टिस का सीधा वाला भाग है, और इसी टेस्टिस में ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो भाग देख रहे हैं ये निकला हुआ है, इसी कन्वोल्यूटेड कहते हैं, कन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो कन्वोल्यूटेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और रेटी मतलब सीधा। तो ये टेस्टिस का सीधा वाला भाग है, कन्वोल्यूटेड टेढ़ा वाला भाग है। सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं क्या है आपके, स्पोरोजीनस सेल। क्या पाए जाते हैं, स्पोरोजीनस सेल पाए जाते हैं, स्पोरोजीनस सेल पाए जाते हैं। और यह स्पोरोजीनस सेल क्या करते हैं, यह स्पोरोजीनस सेल स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो यह क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पोरोजीनस सेल पाए जाते हैं, और स्पोरोजीनस सेल क्या काम करते हैं, सेमिनिफेरस स्पोरोजीनस का सेल क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण करते हैं। अब स्पर्म यहाँ बन गया, स्पर्म यह इपिडिडाइमिस है, इपिडिडाइमिस में स्पर्म 1 महीने तक स्टोर रहता है, और यहाँ से वास डिफरेंस से होते हुए पहुंचेगा, किसके द्वारा, वास डिफरेंस से होते हुए पहुंचेगा आपका, ये वास डिफरेंस है। और वास डिफरेंस कहाँ है, इंग्विनल कैनाल के द्वारा होते हुए पहुंच जाता है उदर गुहा में, और उदर गुहा में यह यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से फंदा बनाते हुए यूरेटर से, इस यूरेटर से फंदा बनाते हुए गिर जाता है, खुल जाता है सेमिनल वेस्किल में। यहाँ देखिए सेमिनल वेस्किल में खुल जाता है, और सेमिनल वेस्किल से पुनः वही इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हुए खुल जाता है आपका, किसमें, यूरेथ्रा में खुल जाता है, ठीक है। तो ये आपका देख रहे हैं कि सीमेन यहाँ से यहाँ तक आया, या सेमिनल वेस्किल 60% अंश बना रहा है सीमेन का, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्म बने, सीमेन का 60% अंश बनाया, ठीक, और यहाँ से आया ये, ठीक है। यहाँ से आ रहा है यूरिन आपका, यहाँ से आ रहा है सीमेन, दोनों एक ही रास्ते खुल रहे हैं, इसे यूरेटोजेनिटल
डक्ट कहा जा रहा है। ये चीज आप लोगों ने समझ लिया। ये 60% बना रहा है, ये पूरा फूला हुआ भाग है इजैकुलेटरी डक्ट, ये यहाँ पर है इजैकुलेटरी डक्ट, यह है सेमिनल वेसिकल से यूरेथ्रा जो जुड़ता है उसी डक्ट को इजैकुलेटरी डक्ट अस्खलन नलिका कहते हैं। अस्खलन यानी कि यहाँ से जो सीमेन जो है, सीमेन यहाँ से जब गिरता है अस्खलित होता है, गिरता है, जो यूरेथ्रा है जो मूत्र मार्ग है इसमें पहले तो मूत्र ही निकलेगा, हमेशा फिर इसके रास्ते नहीं निकलेगा, ठीक है। अस्खलन नलिका ये जब एक्टिवेट होगा, ये जब एक्टिवेट होगा तब जाकर के इस रास्ते से निकलेगा, आएगा सीमेन, ठीक है। जब ये एक्टिवेट होगा तब इस रास्ते से सीमेन आएगा, इसलिए ये अस्खलन नलिका है, ठीक। वास डिफरेंस के बारे में बता दिए, प्रोस्टेट के बारे में बता दिए, बल्बो यूरेथ्राइल डक्ट के बारे में बता दिए, कैनाल एपिडाइमिस के बारे में बता दिए, ठीक है। ये हुआ टोटल आपका कंप्लीट। फिर थोड़ा सा फिगर को मिटाते हैं। नेक्स्ट है आपका नर जनन सहायक ग्रंथियां। नर जनन सहायक ग्रंथियां जानने से पहले, नर जनन सहायक ग्रंथियां जानने से पहले हम टेस्टिस जो है, टेस्टिस का टीएस देख लेंगे, टीएस ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो दो चीजें हैं, टेस्टिस का टीएस अगर हम देखेंगे तो दो फिगर हम आपको बना रहे हैं, दो फिगर बना करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, तो ये टेस्टिस का ये वाला अंश है, ये टेस्टिस है, और यहाँ टेस्टिस से अब निकलेगा क्या, एपिडिडाइमिस का भाग निकलेगा, ठीक है। अब यहां से क्या निकल रहा है, एपिडिडाइमिस का भाग निकल रहा है, देखिए ये जो बाहर वाली जो लेयर होती है, इसके जो बाहर वाली, थोड़ा सा इधर बना दिए, ये जो बाहर वाली लेयर होती है, इस बाहर वाली लेयर को, ये जो सबसे बाहर की लेयर है टेस्टिस की, इस टेस्टिस के सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिना। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका एल्बुजिना, कहीं ट्यूनिका एल्बुजिनिया लिखा रहता है, ट्यूनिका एल्बुजिना कहीं लिखा रहता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया लिखा रहता है, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिना दोनों सही है, ट्यूनिका एल्बुजिना। अब ये क्या होता है, यह टेस्टिस में धंसा रहता है, ट्यूनिका एल्बुजिना वाला जो भाग है यह टेस्टिस में ऐसे बीच में जैसे धंसा रहता है, ये वाला जो भाग ये ऐसे धंस गया रहता है, ऐसे आता है और आकर के ये धंस गया है, देखिए ये इसमें धंस गया है, ठीक है, ऐसे धंस गया है। और धंसने के बाद होता क्या है, धंस जब जाता है तो धंस करके बनाता है क्या, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट, ये लोब जो देख रहे हैं ना, ये ऐसे लोब जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो लोब बना है इसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में बनते क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बनते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनते हैं, एक कॉन्वुलेटेड होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं, कॉन्वुलेटेड होते हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े होते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में दो से तीन आपके कॉन्वुलेटेड है, तो नली के नुमा थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, नली की तरह लगे, ठीक है, ये नली की तरह लगे।
ये क्या है आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये क्या है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, लिख लीजिएगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से ऐसे फंदा बना लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे से फंदा बना लेते हैं और बीच में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये आपका है रेटी टेस्टिस, ये आपका है रेटी टेस्टिस। रेटी मतलब सीधा, रेटस, रेटी मतलब सीधा, रेटस, ठीक है, रेटी टेस्टिस। अब ये सब क्या है कि यहां से ये भाग इसे कहते हैं वास इफरेंसिया, ठीक है। अब वास इफरेंसिया जो है रेटिस टेस्टिस से खुलता है वास इफरेंसिया में। अब वास इफरेंसिया जो है आपका एपिडिडाइमिस का पार्ट बनाएगा। ये एपिडाइमिस है ना, देखिए ऊपर ये जो ऐसे लगा होता है, ये एपिडाइमिस वाला पार्ट है। अब यहां से ये बनेगा आपका एपिडिडाइमिस का पार्ट, घुमावदार, ये घुमावदार आपका, ये एपिडिडाइमिस का पार्ट है, ये आपका एपिडिडाइमिस का पार्ट है। एपिडिडाइमिस आ रहा है और इधर क्या चला जाएगा, वास डिफरेंस, और यहां से ये क्या है आपका वास डिफरेंस, और ये क्या है एपिडिडाइमिस का पार्ट है। और एपिडिडाइमिस है जो 3 भागों में डिवाइडेड है। एपिडिडाइमिस 3 भागों में, कैपट एपिडिडाइमिस ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला जो भाग है कैपट एपिडिडाइमिस, ठीक है, ऊपर वाला कैपट एपिडिडाइमिस है, ठीक है। और बीच वाला कार्पस एपिडिडाइमिस, कार्पस एपिडिडाइमिस, और नीचे वाला क्या है कॉडा एपिडिडाइमिस, ये 3 पार्ट, ठीक है। तो आपने ये देखिए एक टेस्टिस का एक पार्ट टेस्टिस जो है, अब इस टेस्टिस को हम अंदर से इसका काट करके उसका साइड जो ये पूरा एक टेस्टिस था, ऐसे मान लीजिए ये आपका टेस्टिस था, टेस्टिस के ऊपर ये लगा हुआ था आपका ऐसे, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है कि यहाँ से कटिंग किया है, सीधा कट किया है, ऐसे टेस्टिस है, टेस्टिस को ऐसे सीधा कट किया है। सीधा कट करके हमने दिखाया है आपको कि सबसे बाहर वाला लेयर क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिना है, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिना अंदर की तरफ धसी रहती है, धस करके बनाती है क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में होता क्या है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपके क्या है, ऐसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपके पाए जा रहे हैं क्या कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को करने वाले जो सेल हैं वह सेल स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है, स्पर्मेटोगोनियम जो सेल है वो स्पर्मेटोगोनियम सेल पाए जाते हैं इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ये आपका रेटी टेस्टिस है, सीधा वाला टेस्टिस है, यहाँ से खुलता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, फॉर्मेशन के बाद रेटी टेस्टिस तक पहुंचेगा कहाँ, वास इफरेंसिया में, वास इफरेंसिया से कहाँ पहुंचेगा, एपिडिडाइमिस में 1 महीने तक रहेगा, एपिडिडाइमिस से पहुंचेगा क्या, वास डिफरेंस के पास, वास डिफरेंस है ये पहुंच जाएगा सीधे क्या है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर। तो ये आपका साइड कट था, फिगर आता है एग्जाम में, देख लीजिएगा, ये फिगर आता है,
ये है। अब अगर उसी टेस्टिस को मान लीजिए ऊपर से ऐसे काटना है, मान लीजिए टमाटर था, पहले हमने टमाटर को ऐसे काट दिया, सीधा काट के आपको दिखाया सामने से, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऐसे ऊपर से काट के आपको दिखा रहे हैं। देखिए मिटाते हैं इसको। अगर टेस्टिस का हम टीएस लेंगे, तो टेस्टिस के टीएस लेने पे इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा ही बनाया जाए। ठीक, तो हम लोगों ने ऐसे साइड काटा था। अब अगर ऊपर से काट रहे हैं, ये आपका क्या है, टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब टीएस काटते हैं तो ये जो गोल गोल हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ट्यूबुलर उसमें दिखाई दे रहा था ना ट्यूबुलर फॉर्म में, तो ये क्या है आपका, यही जो ट्यूबुलर फॉर्म है ये है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यही है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है बीच बीच में पाई जाती हैं ये कोशिकाएं, ऐसे लंबी लंबी कोशिकाएं ये पाई जाती हैं। ये लंबी लंबी कोशिकाएं सेल्स पाई जाती हैं, सब में पाई जाती हैं, लंबे लंबे सेल्स सब में पाए जाते हैं। ठीक है, इन सेल्स को क्या कहते हैं हम लोग, इन सेल्स को क्या कहते हैं, इस सेल्स को कहते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, अब सर्टोली सेल के किनारे यहाँ पर पाया जाता है स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी है स्पर्मेटोगोनियम, और जब कई स्पर्मेटोगोनियम मिलेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो ये आपका पाया जा रहा है, ये आपका एक में बना दे रहे हैं, बाकी में आप लोग समझ लीजिएगा, सब में इसी तरीके से बना लीजिएगा। ये आपका क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, एक को स्पर्मेटोगोनियम, और जो अगर सबको मिला दिया जाए तो स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनियम है, और इसके बाद जब इसका जब डिवीजन होगा तो डिवीजन के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनेंगे, और बीच में क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। यहाँ पर क्या बनेंगे आपके, इस कलर से दिखाएं, इस कलर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम है, जब डिवाइड करेगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये आपका क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर ये डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, और अंदर क्या होंगे, स्पर्मेटिड्स। ठीक है, और बीच में ये बीच में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं पाए जाएंगे, इनके किनारे किनारे ये जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लेडिक सेल। ठीक है, ये लेडिक सेल पाए जा रहे हैं। तो देख लीजिए, हमने साइड कट लिया है, मतलब साइड कट नहीं लिया है, सॉरी, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है टीएस का। ट्रांसवर्स सेक्शन में हमको दिखा क्या कि ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये क्या है आपके, ये ट्यूबुलर फॉर्म में है, गोल गोल यहाँ पर दिखाया जा रहा है लेकिन बड़े टेढ़े और ट्यूबुलर फॉर्म में है। ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स।
इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं क्या, सर्टोली सेल्स। क्या पाए जाते हैं, सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाएं। नोट कर लीजिए, सर्टोली सेल्स का काम क्या है, स्पर्म को पोषण प्रदान करना। ये क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को। स्पर्म को पोषण प्रदान करना ये सर्टोली सेल्स का काम है, ठीक है। और उसके बाद एबीपी न्यूज, एबीपी न्यूज भी इनका काम है, एबीपी न्यूज भी देना इनका काम है। एबीपी न्यूज आप लोग समझे सुने होंगे। तो सर्टोली सेल्स का काम है क्या, कि पोषण प्रदान करना। पोषण प्रदान करते हैं किसको, स्पर्म को। बीच में देखिए स्पर्मेटिड है ना, इसी से स्पर्म का विकास होगा। तो ये जो आपका अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया में क्या बताया जाएगा, स्पर्मेटोगोनियम से डिवाइड होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, ये डिवाइड होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर ये जब डिवाइड होगा तो बाद में स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड जब विकास करेगा तो विकास करके क्या बनाएगा, स्पर्म का निर्माण करेगा। तो उसी स्पर्म को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल्स करते हैं, स्पर्म को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिटिव होते हैं। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी स्राव करते हैं। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब होता है कि जो एंड्रोजन नर हार्मोन्स जो मौजूद है नर के शरीर में, उस नर के शरीर से यह प्रोटीन बंध करके एंड्रोजन की कंसंट्रेशन को, एंड्रोजन की सांद्रता को बढ़ा देते हैं, एंड्रोजन की सांद्रता को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, लिख लीजिएगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी स्राव करता है कौन, सर्टोली सेल्स करता है। स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं जो डिवाइड करके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर बाद उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, पुनः स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। और यही स्पर्मेटिड्स बाद में डेवलप करके स्पर्म का निर्माण करते हैं। उसके बाद पाया जाता है इस जो टीएस, जो सेक्शन टीएस हम लिए हैं, इस सेक्शन टीएस में हम देख रहे हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के किनारे किनारे पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के किनारे किनारे पर पाए जा रहे हैं लीडिंग सेल पाए जा रहे हैं। जब हम कल पढ़ा रहे थे तो कल हम आपको यह बताए थे कि जब आपका जो टेस्टिस है उदर गुहा में ही रह गया, मान लीजिए बच्चा जो 7वें से 8वें महीने में टेस्टिस बनता है और बच्चे के पैदा होने के बाद वह टेस्टिस क्या है, स्क्रोटल सैक में आता है। सपोज करिए बच्चे के पैदा होने के बाद भी अगर स्क्रोटल सैक में टेस्टिस नहीं आया तो कंडीशन क्या होगी, स्थिति क्या उत्पन्न होगी। स्थिति यह उत्पन्न होगी कि जब उदर गुहा में पाया जाएगा तो उदर गुहा में टेस्टिस बाहर क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि उसमें स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए, स्पर्म के स्टोरेशन के लिए, ठीक है, और स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए हमको चाहिए क्या, कि शरीर के टेम्परेचर की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान चाहिए। कम तापमान को बनाए रखने के लिए ही टेस्टिस यह उदर गुहा से नीचे पाया जाता है, स्क्रोटल सैक में पाया जाता है। अगर उदर गुहा में पाया गया वह टेस्टिस तो तापमान ऑटोमेटिकली हाई रहेगा। और उस टेस्टिस में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाने वाला जो स्पर्मेटोगोनियम सेल है यह सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए, बताए थे आपको, सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए। और टेम्परेचर के द्वारा क्या होगा, ये सेंसिटिव है इसलिए इसमें क्या है, ये बना क्या रहा है, स्पर्म बना रहा है। स्पर्म का निर्माण यह नहीं करेगा, स्पर्म का निर्माण नहीं करेगा। परंतु ये जो लेडीज सेल है, यह लेडीज सेल आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं पाए जा रहे हैं, उनके किनारे किनारे पर पाए जा रहे हैं, बीच में पाए जा रहे हैं, सुरक्षित हैं। और यह क्या है, सेंसिटिव नहीं है टेम्परेचर के लिए, इसलिए यह नर जनन हार्मोन, नर जनन हार्मोन कौन सा है, नर जनन हार्मोन आपका एंड्रोजन, नर जनन हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन, इसका स्राव करेंगे। नर जनन हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करेंगे, जिससे क्या है, पुरुष वाले लक्षण शरीर में दिखाई देंगे, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं रहेगा, यानी कि पुरुष नपुंसक रहेगा, ठीक है। तो देखिए लेडीज सेल, या इसको एक नाम और है इंटरस्टिशियल सेल, क्या है, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, लेडीज सेल, या इसको एक नाम और देते हैं, क्या हम लोग देते हैं, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। तो लेडीज सेल या इंटरस्टिशियल सेल से क्या निकलता है, एंड्रोजेंस। अब ये एंड्रोजेंस क्या है, एंड्रोजेंस क्या है, एक कोई हार्मोन्स का नाम नहीं है, एंड्रोजेंस ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, ग्रुप ऑफ हार्मोन।
कई हार्मोन्स का ग्रुप है, जैसे नर हार्मोन्स कहा जाता है, लेकिन यह ग्रुप ऑफ हार्मोन है, कई हार्मोन्स का यह ग्रुप है, जिसमें क्या है कि आपके टेस्टोस्टेरॉन है, इस एंड्रोजन के अंदर ही क्या है आपका टेस्टोस्टेरॉन है, मेनली इसी की सहायता से टेस्टोस्टेरॉन, हाँ, इसी के टेस्टोस्टेरॉन की सहायता से ही टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, इसी टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा ही टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। तो यह एंड्रोजन ग्रुप का ही टेस्टोस्टेरॉन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, क्या होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन यह भी एंड्रोजन का एक काइंड है। हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको, जब हार्मोन्स पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि एंड्रोजन का ही क्या एक ग्रुप है, एंड्रोजन एक ग्रुप है हार्मोन्स का। इस ग्रुप में टेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन और भी हार्मोन्स है, कई हार्मोन्स है जो एंड्रोजन के अंदर आते हैं। एंड्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है, यह स्टेरॉयड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है, ये स्टेरॉयड हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन इसके अंदर आते हैं। ठीक, लेडीज सेल है, लेडीज सेल कैसा सेल है, इंडोक्राइन सेल है। ठीक है, कैसा सेल है, इंडोक्राइन सेल है। यह इंडोक्राइन सेल है, यानी कि यहां से हार्मोन निकल रहा है, तो यह इंडोक्राइन सेल है। ठीक, अब बात ये आती है कि लेडीज सेल जो पाया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, जो लेडीज सेल पाया जा रहा है आपका टेस्टिस के अंदर, यह निकाल रहा है एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन निकाल रहा है कि जिसमें टेस्टोस्टेरॉन है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन है और भी है। तो कैसे निकाल रहा है, इस लेडीज सेल के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं। लेडीज सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, किसके, रिसेप्टर होते हैं एलएच के, एलएच यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे कहते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, रिसेप्टर होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, किसके ऊपर, लेडीज सेल के ऊपर। तो ये निकलता कहाँ है, ये कहां से निकलता है, अग्र पिट्यूटरी से निकलता है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के नीचे जो पिट्यूटरी है, अग्र पिट्यूटरी से निकलता क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये हमारी चिंता, तनाव, सोच इस पे डिपेंड करता है। तो यहां से निकलेगा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसी का नाम है। ठीक है, तो निकलेगा यहाँ से और निकल करके आएगा तो टेस्टिस के पास आएगा। टेस्टिस के पास कौन है, लेडीज सेल है, और लेडीज सेल पर रिसेप्टर पाए जा रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के। तो इस लेडीज सेल से कहेगा कि भैया आप क्या करो कि एंड्रोजन के हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करो, एंड्रोजन हार्मोन्स के ग्रुप का स्राव करो। ठीक है, तब यह क्या करेगा, स्राव करेगा टेस्टोस्टेरॉन का, और टेस्टोस्टेरॉन तब क्या करेगा कि इसमें टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण होगा। इसीलिए जो स्पर्म काउंट इस समय ज्यादा कम हो रहे हैं, पुरुषों में ज्यादा समस्याएं दिखाई दे रही हैं, बांझपन का, पुरुष बांझपन का, ये सब कारण है कि तनाव, जब आदमी को क्या है, व्यक्ति को तनाव बहुत अधिक अगर रह रहा है, चिंता बहुत अधिक रह रही है, सोच में डूबा हुआ है व्यक्ति, किसी कुंठा से ग्रसित है व्यक्ति, तो उसमें क्या है कि हमारी पिट्यूटरी, ये जो हाइपोथैलेमस, सोच को, चिंता को हमारे समझने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या, अग्र मस्तिष्क करता है। तो अगर मस्तिष्क में पिट्यूटरी है तो पिट्यूटरी अरेस्ट हो जाती है, पिट्यूटरी क्या होगी, अरेस्ट हो जाएगी, तनाव से, चिंता से वह बंध जाएगी, घिर जाएगी। तो यह क्या, पॉजिटिव हार्मोन्स का स्राव नहीं कर पाएगी बल्कि निगेटिव हार्मोन्स का स्राव करेगी। ठीक है, जरूरत ही नहीं महसूस होगी और किसी चीज को स्राव करने के लिए, तो आपका इंटीरियर LH और ICH का स्राव नहीं होगा। तो यह सब लेडीज सेल के पास जाएंगे नहीं, और जाकर
करके कहेंगे नहीं कि निकालो, और जब तक इससे आकर के यह आकर के कहेंगे नहीं कि तुम निकालो, तब तक यह हार्मोन निकालेगा नहीं, या जब तक निकालेगा नहीं तब तक स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, तब तक पुरुषत्व का निर्माण, पुरुषत्व नहीं डेवलप होगा शरीर में, और स्त्रियोचित लक्षण डेवलप होना शरीर में शुरू हो जाएंगे, पुरुष बाजपन हो जाएगा। ठीक है, यह रीजन है वर्तमान समय में जो पुरुष बाजपन की समस्या बढ़ रही है, इसी के कारण बढ़ रही है, इन्हीं सारी चीजों के कारण आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस में हमने देख लिया कि जो सेल है, स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है इसको देख लिया, सार्टोली सेल को देख लिया। तो टेस्टिस पोषण प्रदान करता है सार्टोली सेल, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी स्राव करता है लेडी सेल, इसके भी फंक्शन को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ और भी टर्म है, एक दो देख लेते हैं। नर जनन सहायक ग्रंथियों की अगर बात करेंगे, नर जनन सहायक ग्रंथियां, अगर हम नर जनन सहायक ग्रंथियों की बात करेंगे, ठीक है, तो चूंकि क्या है कि जो मेन जो थे, मेन जो था पार्ट है आपका, वो टेस्टिस था। उस टेस्टिस के मेन पार्ट में जो सहायक ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं आपकी? सहायक ग्रंथियां हैं, पहला है आपका सेमिनल वेस्किल, सेमिनल वेस्किल्स, ठीक है। सेमिनल वेस्किल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा पार्ट है? ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा आपका कौन सा पार्ट है? प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद तीसरा कौन सा पार्ट है? बल्बो यूरेथ्राइनल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर चौथा पार्ट कौन सा है आपका? बाह्य जननांग, पेनिस, ठीक है, बाह्य जननांग। ये आपका एसेसरी पार्ट है। तो इनके विषय में हमने लगभग आप लोगों को बता भी दिया है, थोड़ा बहुत जान भी लीजिए। चाहे ग्रंथियों में सेमिनल वेस्किल, शुक्राशय नाम तो कहते हैं, लेकिन क्या है कि यह एक जोड़ी पाया जाता है और कहाँ यूरिनरी ब्लैडर के पीछे स्थित है, और करता क्या है? 60% सीमेन का 60% बनाता है। सीमेन का 60% यह बनाता है, यानी कि जो वीर्य है, वीर्य में जो शुक्राणु है उनका 60% हिस्सा बनाने का यह काम करता है, ठीक है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है 25% वीर्य का यह बनाता है, सिंघाड़े के आकार का होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। दिखाए थे हम आपको, ऐसे सिंघाड़े का आकार का है, और ये क्या है? 25% बनाता है सीमेन का, ठीक है। और ये क्या होता है? यही प्रोस्टेट ग्लैंड बाद में 50 से 60 वर्ष की उम्र में जाकर के कभी कभार टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स के प्रभाव से होता क्या है कि इसमें प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है। तो प्रोस्टेट बढ़ जाता है या प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है, तो प्रोस्टेट बढ़ने पर क्या होगा? टेस्टिस पे दबाव पड़ता है। तो दबाव पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं? टेस्टिस को, प्रोस्टेट के साथ साथ कभी कभार टेस्टिस को भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सर्जिकल रिमूवल में आपको बताया गया था प्रोस्टेट का काम। फिर बल्बो यूरेथ्राइनल ग्लैंड है, यह भी क्या करता है? स्नेहक का स्राव करता है। स्नेहक चिपचिपा, श्यान, पारदर्शी द्रव का स्राव करता है, उत्तेजना के समय निकलता है, ठीक है, जो मैथुन की क्रिया को आसान बनाता है। फिर पेनिस है, पेनिस आपका बाह्य जननांग है। यह डिवाइडेड होता है कितने भागों में? यह डिवाइडेड होता है 3 भागों में, रूट और बॉडी, रूट बॉडी और ग्लांस, ये 3 भागों में डिवाइडेड होता है पेनिस, रूट बॉडी और ग्लांस। ये जो बना होता है पेनिस, जो बना होता है 3 डोरियों से बना होता है। कितनी डोरियों से बना होता है?
3 डोरियों से बना होता है। 3 डोरियों यानी कि 3 कार्ड से बना होता है। 3 कार्ड से बना होता है, ठीक है। पृष्ठ पर 2 डोरियां, ऐसे देखिए पृष्ठ पर 2 डोरियां होती हैं और नीचे एक अकेली डोरी होती है, ठीक है। कार्पस कैवर्नोसम, ठीक है। तो ऊपर वाली को कहते हैं हम लोग, यहां लिख दे रहे हैं कार्पस कैवर्नोसम। जो ऊपर वाला है उसे कार्पस कैवर्नोसम कहते हैं। ये दो देखिए पृष्ठ पर जो ऊपर जो है इस तरीके से डोरियां होती हैं पृष्ठ भाग पर। ऊपर 2 डोरियां, एक पेनिस है आपका, ये पूरा पेनिस है आपका, तो पेनिस में ऊपर की जैसे 3 डोरियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो 3 डोरियों में जो ऊपर वाली डोरी है इसको हम लोग दोनों डोरियों को बोलते क्या है, कार्पस कैवर्नोसम बोलते हैं। ऊपर वाले को कार्पस कैवर्नोसम बोलते हैं, नीचे वाले को कार्पस स्पॉन्जियोसम। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, कार्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। तो ये नीचे वाला कार्पस स्पॉन्जियोसम है, ये नीचे वाला ये डोरी कार्पस स्पॉन्जियोसम है और ऊपर वाला क्या है आपका कार्पस कैवर्नोसम है। ये जो तीनों डोरियां हैं इन्हीं को कहते हैं 3 कार्ड है। पेनिस में यही 3 कार्ड है और इसमें क्या पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं। इन तीनों में रक्त कोटर पाए जाते हैं। इसी में उत्तेजना के समय रक्त भर जाता है और रक्त भरने से क्या हो जाता है, पेनिस एकदम टाइट हो जाता है, ठीक है। पेनिस इसी में कोटरों में रक्त भरने से क्या होता है, टाइट होता है, ठीक है। अब पेनिस में देखिए रूट वाला भाग है जो एब्डोमिनल भाग से लगा हुआ होता है। जो आपका मांसल स्पंजी वाला भाग है उसे बॉडी कहते हैं और आगे का उभरा हुआ भाग जो होता है ग्लांस होता है। ग्लांस वाले भाग पे ऊपर एक चमड़ी पाई जाती है, ऊपर एक चमड़ी पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीप्यूस नामक चमड़ी पाई जाती है। प्रीप्यूस नामक चमड़ी पाई जाती है, ठीक है। फोर्से में आप प्रीप्यूस दोनों नाम देते हैं, इसे फोर स्कीम कहते हैं। फोर स्कीम या प्रीप्यूस दोनों नाम कर देते हैं। तो ग्लांस के ऊपर जो चमड़ी पाई जाती है, प्रीप्यूस पाई जाती है, इसे यहूदियों एवं मुसलमानों में क्या किया जाता है, सर्कमसिजन यानी खतना कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। यहूदियों मुसलमानों में क्या किया जाता है, इसी प्रीप्यूस को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे ग्लांस क्या हो जाता है, ग्लांस हमारा खुला हुआ रहता है। काटा क्यों जाता है कि ये प्रीप्यूस के नीचे वाला जो ग्लांस वाला पार्ट है, जो प्रीप्यूस के नीचे ग्लांस के पीछे, प्रीप्यूस के नीचे, और ये जो जैसे ये ग्लांस वाला पार्ट जो है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रीप्यूस के नीचे ये जो वाला पार्ट है यहाँ पर, तो ये पार्ट यहाँ से निकलता क्या है, ये तैलीय पदार्थ निकलता है, ठीक है। जिसे कहा जाता है इस मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस मैग्मा, इस मैग्मा कहते हैं। यहाँ पर इस ग्लैंड से निकलता है तैलीय पदार्थ, इस मैग्मा, जो क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है। इन्फेक्शन काज करता है पेनिस में, ये इन्फेक्शन काज करता है। इसलिए क्या होता है, यहूदियों मुसलमानों में जब इसको निकाल दिया जाता है तो तैलीय पदार्थ क्या होता है, वायुमंडल के सीधे संपर्क में रहता है, सूखा रहता है, इसकी धुलाई सफाई बराबर होती रहती है, इसलिए इस मैग्मा का स्राव नहीं हो पाता है, जिससे इसमें इन्फेक्शन होने की संभावना क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये चीज है आपका पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था, मेल का रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम था, वह मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ है आपका फिनिश। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है कि यानी फीमेल में कौन कौन से भाग होते हैं। कोई अगर परेशानी होगा, दिक्कत होगा आपको इसमें, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सीधे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।